हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2000 क्वेश्चन सीरीज़ है उसका पार्ट 2 आज है। ये आपका यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आने वाले किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक्सप्लेन का पार्ट भी करा रही हूँ ताकि इससे अलग भी थोड़ा क्वेश्चन आए तो वो आप उसे सॉल्व कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको इसी तरह इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी ताकि कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी, कुछ प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आऊँगी ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की जो क्लासेस है मेरे चैनल पे ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 से आज हमें करना है, इससे पहले वाला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हो। चलिए, पहला है यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई। जो यूएन चार्टर में शांति सुरक्षा के लिए क्या क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन में है ABCD करके होगा। तो पहला है विवादों की शांतिपूर्ण निपटारा जो है अध्याय 6 में दिया गया है शांति की बहाली की प्रक्रिया के लिए। अध्याय 7 में शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है। और अध्याय 8 और अध्याय 7 है विवादों के बलपूर्वक निपटाने के लिए शांति। और अध्याय 9 है राज्यों में आर्थिक सहयोग से संबंधित। तो इसका राइट हो जाएगा A एंड C, ठीक है, A एंड C। ए क्या है, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है। और सी में दिया गया है अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए यूएन चार्टर, ठीक है, ये तो हम देख लिए। अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग के बारे में है। एक बार फिर से मैं पूरा ही बोल देती हूँ। देखिए, यूएन चार्टर के अध्याय 6 और 7 में शांति की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान दिया गया है। चार्टर के अध्याय 6 अनुच्छेद 33 से लेकर 38 में विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की प्रक्रिया एवं प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 7 अनुच्छेद 39 से 51 के अंतर्गत शांति को खतरा में डालने वाले मामलों तथा शांति भंग और आक्रामक मामलों में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत शांति प्रवर्तन के लिए बल प्रयोग का प्रावधान भी है। चार्टर का अध्याय 8 में प्रादेशिक प्रबंध के बारे में तथा 9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग के बारे में। आगे है 52 वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है यह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित है। बी है धन संचयन के आधार पर केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। इसमें खिलाड़ी, रणनीति, नियम, परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल है। यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला और दूसरा हो जाएगा। और एम्यूल वॉलस्टीन ने 1970 के दशक में विश्व प्रणाली विश्लेषण का यह प्रसिद्ध सिद्धांत विकसित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासन काल सिद्धांत यानी रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्न में कौन सही है। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रमुख शक्तियों इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती है। उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा A एंड D। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शासन काल सिद्धांत यानी रिजिम थ्योरी के बारे में सही कथन है। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास उसे सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णयों
लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की विदेश नीति के नियम निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला है, भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया। फिर 1917 में श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। भारत ने 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। और मालदीव के अब्दुल्ला यमीम ने 2013 से 18 के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। इसमें से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। तो राइट आंसर ए एंड सी हो जाएगा। तो ए में क्या है, वही बांग्लादेश से के मध्य भारत का जो सीमा विवाद पे जो हस्ताक्षर हुआ था, और दूसरा है 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर। ए एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी विल गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद, धारा बोलिए अनुच्छेद में 280 में, ये तो सही बात है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य का बना होना चाहिए, ठीक है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। डी है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी। बी में क्या है, वित्त आयोग अध्यक्ष 2 सदस्यों का बना होना चाहिए। और सी में है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत की विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इंदिरा सिद्धांत, तो इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक शक्ति बनाना था। दूसरा है, यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी। तीसरे में है, मतलब ABC करके होगा ऑप्शन, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समक्ष प्रदर्शित की गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। आजकल ऐसे ABC करके इसका राइट आंसर C एंड D हो जाएगा। इसमें भारत में सुरक्षा दक्षिण एशिया में समक्ष प्रदर्शित की गई, और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। एक बार देख लो। इंदिरा गांधी का जो, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। पहला कार्यकाल 66 से 77 और दूसरा 80 से 84। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा में एकमेव अधिकार है? जो लोकसभा को ये अधिकार है। तो ये धन विधेयक की प्रस्तुतिकरण और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि ये इसका नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। नेक्स्ट है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 61 में वो महाभियोग के बारे में है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, भारत में सर्वोच्च न्यायालय 24 अगस्त 2017 को KS पुत्तुस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुद्दे में निर्णय दिया गया था। तो देख ले क्या है। पहला ऑप्शन, निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त। बी है, केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए। फिर है सी है, निजता के अधिकार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 25 धार्मिक आज़ादी अधिकार और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या था ए में? और निजता के अधिकार को 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तत्व भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादी की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय में? इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों को मानकों को प्रारंभ करना। तो देखो डी को तो पहले एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। देखते क्या है इसका। अच्छा, डी बी ए बी सी, एक बार फिर से देखते हैं क्या है। अच्छा, विवाद का हिस्सा, एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए क्या है, चुनावी राजनीतिक विवाद का विषय क्या है? ए बी और डी था ना, एक सदस्य निर्णय, ये वाला, ये तीनों ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी है ना, ए बी एंड डी। ठीक। भारत में श्रमिक आंदोलन किनसे दुष्प्रभावित होता है? तो देखिए, कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। मैकग्रेगर ने अपनी प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है। निम्न में से कौन सही मान्यता है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ए बी एंड सी। अब देख लेते ए बी एंड सी में क्या क्या है। ए में फिर से मैं क्वेश्चन, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ, एक तो उनकी बुक याद रखो, मूल पाठ यानी बुक जो है द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइजेस में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यता में क्या सही मान्यता? तो पहला तो क्या है, एक आम मानव जिनकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व के से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। पहला ये हो गया। फिर है, एक मिनट, आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। सी है, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह इस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। एक मिनट और भी थोड़े, हाँ तो देख लीजिए। ठीक है, वही दिया है इसमें। आगे है निष्पादन। हाँ, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्य और उद्देश्य को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है? निष्पादन बजट लिखिए, आप इसका केंद्रीय बिंदु क्या होगा? इसका राइट आंसर सारा कुछ है, एक बार सब पढ़ लेते हैं तो देख लीजिएगा निष्पादन बजट क्या होता है। तो इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना, सूचना संग्रह की आवश्यकता होती है, जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, 2021-22 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मैरी पार्कर फोर्ड के उन्नत विचार हैं? तो उनका उन्नत विचार है संरचनात्मक द्वंद्व और फिर एकीकरण, इंटीग्रेशंस। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, फिर है कंप्रोमिस और इंटीग्रेशन।
मेरी पार्कर फॉलेट ने 3 तरीके सुझाए हैं। तो इसमें है एक, इसमें तो 2 ऑप्शन में दिया था, तीनों याद रखिएगा। क्या क्या है? एक कंप्रोमिस है यानी समझौता है, एकीकरण है, और संरचनात्मक द्वंद्व या कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। 3 हो गया। कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, फिर हो जाएगा कंप्रोमिस और इंटीग्रेशन। आगे है, निम्नलिखित में कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल है? तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए और बी। ए और बी, एक मिनट, ऑस्ट्रेलियन और शिकागो, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन और शिकागो नव दक्षिणपंथी सिद्धांतों को मानने वाली विचारधारा है। 1970 के अंत एवं 1980 के आरंभ में नव दक्षिणपंथी उद्भव ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर की छत्र छाया में हुआ, इसलिए इस विचारधारा को थैचरवाद के रूप में भी जाना जाता है। नव दक्षिणपंथ शब्द सबसे पहले शिकागो स्कूल के कुछ वित्तीय समूहों के साथ जुड़ा था, जो 3 मुख्य आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतकों फेडरिक वॉन हेयर और रॉबर्ट नॉजिक मिल्टन फ्रीडमैन के लेखों से प्रभावित थे। इस प्रकार हेयक, नॉजिक और फ्रीडमैन की त्रिमूर्ति ने दक्षिणपंथी विचारधारा की बौद्धिक मानसिक वृद्धि को दिशा प्रदान किया। आगे है, निम्नलिखित में कौन मजदूरी वृद्धि अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। तो क्या क्या है? देखिए, क्रेस स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आगे है आपका हाँ, ये बुक है कैथरीन मैकनीन, सुजैन मॉलर ऑकिंस, एस फायरस्टोन, बेल हुक। तो सुजैन मॉलिंग का क्या? जस्टर जेंडर एंड फैमिली, यानी बी में 4 होगा। तो बी में 4 एक भी आता तो आप कर लेते, ऐसे देख लीजिए क्या क्या है। बी में 4, ए में 3, कैथरीन मैकनीन का टूवार्ड्स अ फैमिली थ्योरी ऑफ स्टेट, फिर है बी का हो जाएगा ये, फिर है एस फायरस्टोन, ये हो जाएंगे द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, फिर है वेल हुक का है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? ब्यूरोक्रेटस टेरर है, कल्चरल रेवोल्यूशन है, अफोर्डेड है, फिर ओलिगार्की ऑफ केब है। तो ये तो इनका है प्लेटो का, तो यानी डी में 4, डी में क्या? नहीं, डी में हन्ना, ए का हो गया फर्स्ट, नहीं, हाँ, ए का, ठीक है, ए का ये, फिर कल्चरल रेवोल्यूशन माओ जेडोंग हो जाएंगे 3, फिर ये फ्रेंच फैनन और ये सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक है फतवा जहांदारी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया इंडिपेंडेंट, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो फतवा जहांदारी किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का। ए में 3, ए में 3, तो एक से ही आपका हो जाएगा। और बी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक है, बी आर अम्बेडकर, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, बी आर अम्बेडकर। इंडिया इंडिपेंडेंट, ये चार्ल्स बेटलेहाइम का है। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आपका एम एन रॉय का है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स ये किन का है? एम एन रॉय का है। फिर बुक आ गए, बुक
लॉर्ड ब्राइस हो गए, ग्राहम बेलास हो गए, ग्रेवेल आलमंड हो गए, चार्ल्स ई मेरियम हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपको आता है उसको सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ये हमको पता है ग्रेवियल आलमंड का, यानी सी में फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट, चलो मेरे को एक से ही आ गया। इस तरीके से आपको जो भी आता होगा इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ब्राइस का भी ये इजी है, ब्राइस का तो मॉडर्न डेमोक्रेसी ठीक है। ग्राहम बेलास का क्या हो जाएगा, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स हो गया। आलमंड का तो ये हो गया, और इनका द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए तो है ही। देखिए साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट और INF ट्रीटी, तो इसका राइट इसमें कोई नहीं दिया है, आप ये देख लीजिए। देखिए साल्ट 1 है 72, साल्ट 2 है आपका 79, स्टार्ट है 90, और ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हाँ फिर हो गया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, तो 2020 बेका हुआ था, अभी ऊपर भी मैं आज ही कल में या इसी में शायद क्वेश्चन था वो, फिर है देख लेते नीचे देख लेते, इसका मैच किया हुआ है ईयर है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको कई बार देखना पड़ेगा, तो या देखो बेका वही है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैच ही किया हुआ है। न्यू डील 5 में हुआ है, ये 2020 में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप 2020 में, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2004 में भारत अमेरिका, एक मिनट ठीक है यहाँ पे देखिए हो गया ना, ये 2020 में बेका हो गया। इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील 2005 में हो, हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप 2002 में, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप 2004 में। आगे है मंत्रिमंडलीय सरकार या कैबिनेट सरकार बोलिए, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक, एकात्मक। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किस में होता है, मंत्रिमंडलीय सरकार यानी सामूहिक ए में सेकेंड, तो एक से ही आपका हो जाएगा, मैच करते हैं। फिर हो जाएगा संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का विनियोजन, अध्यक्षात्मक में, फिर संघात्मक में क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है। एकात्मक में क्या होगा, शक्ति का केंद्रीकरण। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी तैयारी नहीं करें, आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई कर रहे हैं, तो उन तक भी मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ मैं कंटेंट पे ही फोकस करती हूँ, ताकि जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाए। आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, ताकि आपको, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि फालतू की बातें करने से क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बस मैं टू द पॉइंट आपको बातें बताती हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ और क्वेश्चन बताती हूँ, कम टाइम में आपका ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, यही मेरा उद्देश्य रहता है। अब देखिए क्या है, बुक्स है, रविंद्र रे हैं, आशीष कुमार रॉय हैं, कैरोल स्पेरी हैं, संजय रॉय हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, मैच ही किया हो, रुक जाओ मैच कर लेते हैं हम, ये मैच ही किया हुआ है। तो देखिए रविंद्र रे का है द नक्सल एंड देयर आइडियोलॉजी, आशीष कुमार रॉय का है द स्प्रिंग थंडर्स एंड आफ्टर, कैरोल स्पेरी का है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया, संजय कुमार का है इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, तो ए में 3, और इकोलॉजिकल अप्रोच हो जाएगा फैग्रिस, यानी बी में फर्स्ट। क्या मैंने बोला, ए में 3, बी में फर्स्ट। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुन्नोविक, ठीक है, और डेवलपमेंट ये हो जाएगा, यानी देख लेते हैं क्या था इसका, बी ना, हाँ बी था, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन हो गए, इकोलॉजिक हो गए आपके रिक्स, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मुन्नोबिक हो गया,
और यहाँ देखो है ही, चलिए एडमंड विडनर हो गए हैं, मोनोबिक हो गया, फेडरिक्स हो गया। हाँ। आगे है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो 1934 का था रिजर्व बैंक। तो बी में फोर यानी ए से ही आ जाएगा मेरा आंसर। देख लीजिए, बाकी आप मिला लीजिए, ए में 3 और बी में 4। रिजर्व बैंक तो हमने कर लिया 4, और ए में हो गया आपका 3rd यानी 99। क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेज। देखो ये यूजीसी नेट में आ गया तो आपके किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इवन नेट में भी मतलब ये वाला ना देके, मतलब 1-2 इससे लेके और 1-2 दूसरा देके, तो 1-2 भी अगर आपको पता रहेगा तो आप ये जो मैच द फॉलोइंग रहता है उसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। और डी में फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है आगे क्या है, 76 में विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचार संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ABCD है, महिला को मताधिकार देना, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल, संस्कृति तथा संदर्भ पर बल, पर्यावरणीय नारीवादी पर बल, ठीक है। आगे चले, हन्ना आरेंट की रचना को आरोह क्रम में सजाना है, तो इसका हो जाएगा आपका द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951। उसके बाद देखो पहले टोटलिज्म किए, फिर ह्यूमन कंडीशन देखा, कंडीशन देके फिर रिवोल्यूशन किया, रिवोल्यूशन हुआ तो वायलेंस हुआ। इस तरीके से भी आप बना के कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो पहला तो ये सब उनकी बुक है हन्ना आरेंट की, क्या कौन कौन सी बुक है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में, फिर द ह्यूमन कंडीशन है, ऑन रिवोल्यूशन है, ऑन वायलेंस है, पहले रिवोल्यूशन फिर वायलेंस, फिर ये अगला है BR अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों को उनके आरोह। ये सब ना क्वेश्चन मतलब क्या बोलूँ, ये पेट क्वेश्चन है कि आते ही आता है। अम्बेडकर का हो जाएगा, मार्क्स का हो जाएगा, ये सब उनका बुक है, क्रम में सजाने को आता है। तो ये सबसे पहले उनकी जो PhD थीसिस थी ना, यही उनका वो था, द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फिर द राइज एंड फॉलो ऑफ हिंदू वुमेन 51, द बुद्ध एंड धम्मा, और गांधी एंड गांधीज्म, ठीक है। आगे है क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए किसका, जेम्स चार्ल्स वर्थ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट डेहल का है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये तो बुक जान लीजिए, इन सब का बुक है। और बेंटले का है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और डेविड एस्टन की अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब नहीं क्रम में है तो जानने दीजिए। देखिए इसमें क्रम में दिया हुआ, देखिए क्या है, बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में है, मतलब ऑप्शन कोई सही से नहीं दिया था इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आपके पास इसका आंसर है, आप देख लीजिए। डेविड डिस्टन सिस्टम एनालिसिस एंड पॉलिटिकल लाइफ 65 में है। फिर जेम्स सी चार्ल्स वर्थ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस 67 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रम में सजाना है। क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, वेस्टफेलिया की संधि है, वर्साई की संधि है, यूट्रेट संधि है। तो इसको देख लीजिए, इसका सी इसका राइट आंसर है, BDC। तो देखिए वेस्टफेलिया 1648, यूट्रेट 1713, वर्साई है 1919, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945। क्या भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रगटन के क्रम में, मतलब वही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हो गया मास्को ट्रेस्टमेंट ट्रीटी, फिर हो गया आपका ताशकंद समझौता, फिर भारत रूसी, क्योंकि सबसे बाद में भी 2015 में भूमि सीमा विवाद समझौता हुआ था, इसलिए इसको तो ए को बाद में ही लगाना था। और ये आपका भारत रूस मैत्री कब हुआ है, ये हाँ 71 में हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए भारत और ताशकंद 66 में हुआ है,
बांग्लादेश तो भी हमने देखा ही, ऊपर भी क्वेश्चन आया था ना, बांग्लादेश बॉन्ड विवाद जो हस्ताक्षर। आगे है निम्नलिखित को कालक्रम में सजाना। कम्युनल अवार्ड 1932, साइमन कमीशन तो 27 में आया था, 28 में वो, गांधी इरविन 31, गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज फिर गांधी इरविन होगा ना, तो पहला तो सबसे पहले क्या है 32, ये तो सबसे बाद में होगा। सबसे पहले बी को स्टार्ट करो, बी फिर ये फिर डी फिर ए, ठीक है। आगे चले, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है निम्नलिखित मजदूर संघों को उनके संगठन के वर्ष में अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनटेक है अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, भारत मजदूर संघ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर सी ए बी डी। आगे है रेंसिस लिकट के संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के रूप में आधार पर प्रबंध के पद्धतियों की पहचान की है, उन्हें दक्षता के आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी नेतृत्व, और फिर है सहभागी शोषण काल सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर DABC। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों की उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं दिया है, तो रहने दीजिए। आगे है अंबेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, ठीक, और इसका कारण क्या बोला जा रहा है? कारण बोला जा रहा है अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न कोई विधायी शक्ति होती है और न ही कार्यकारी शक्ति होती है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। आगे है जॉन लॉक स्वतत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शन किया और जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर थे। तो इसका हो जाएगा बी, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर ठीक है 88। यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या है, शांति और सुरक्षा संबंधी मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है? नहीं। यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ए सत्य परंतु दूसरा नहीं है, ठीक है। आगे है भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे, और कारण उसका बोला जा रहा है कि भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने का केंद्रित है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या। आगे है जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति में हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उसके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। कारण है गठन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन इस असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी है। तो दोनों सही बट व्याख्या नहीं है। आगे है क्वेश्चन, अच्छा अब ये गद वाला हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, बाकी फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आगे के क्लास में। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।